हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है एक्ट ऑफ 1786 है। बट उसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैंने देखा है, कमेंट्स में आया है। आई थिंक राधिका ने किया है कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स क्या होता है। और सॉरी, ये मेरी गलती है कि मैंने आपको बताया नहीं रेगुलेटिंग एक्ट में। ये बताया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे पहली बार, वो भी वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन ये नहीं बताया था कि उनके 4 मेंबर और थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में जो उनके हेल्पर थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दिस, आप अपने नोट्स में ये ऐड ऑन कर लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। हाँ, बंगाल ऑफ डाल लेते हैं। पहली बार एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। गवर्नर जनरल था, उसके पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं थे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, एक बार आप अपने माइंड में ज़रूर सोचिएगा। यहाँ मैं राइट कर दे रही हूँ, वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग। और ये क्वेश्चन मैंने आज आपसे पूछा है, आई थिंक आप लोगों ने जवाब दिया है, कुछ लोगों ने। जो नहीं दिए हैं वो भी एक बार दें, जाके देखें, वहाँ पे नहीं याद है यहाँ पे देखें, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग थे। तो इनके हेल्प के लिए भी कुछ लोग की ज़रूरत थी जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में अपॉइंट हुए थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर अपॉइंट हुए थे। तो एक गवर्नर जनरल हो गए प्लस 4 मेंबर हो गए। तो इन्हीं दोनों को कहा गया है गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो एक ये हम इतना समझ गए कि एक गवर्नर जनरल और 4 मेंबर जो काउंसिल्स में थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, इन्हीं को कहा गया है गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो एक बार हम एक नोट में करके लिख लेंगे ऐसे। आप नहीं लिखेंगे मुझे पता है, लेकिन हम बताते हैं तो लिख लीजिए आप। व्हेन गवर्नर जनरल एंड देयर 4 मेंबर वेयर वर्क टुगेदर कॉल्ड गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स। मैंने आपको ये इसलिए बताया लिखने के लिए कि आपके माइंड में ये रहे कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल मतलब होता क्या है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल मतलब होता है 1+4। इस टाइम ये जो 1+4 की जो बॉडी थी, बहुत ही बड़ी बॉडी थी। मतलब इतनी बड़ी बॉडी थी, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया है कि अमेंडिंग एक्ट में मैंने आपको अमेंडिंग एक्ट में पढ़ाया है कि जो प्रोविंशियल कोर्ट थे, इवन एससी जो था हमारा इतना बड़ा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जुरिडिक्शन जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनके पास भी हक नहीं था इनके ऊपर जुरिडिक्शन करने का। आपको मैंने सबसे पहले यही बताया था कि गवर्नर जनरल काउंसिल जो थे उनके ऊपर एससी कोई जुरिडिक्शंस नहीं कर सकते थे। इवन प्रोविंशियल कोर्ट को कोई प्रॉब्लम्स होता था तो गवर्नर जनरल काउंसिल्स के पास जाते थे, ना कि एससी के पास जाते थे। तो आप इसी से अनुमान लगाइए कि गवर्नर जनरल काउंसिल कितनी बड़ी बॉडी थी इंडिया में। इसको पार्लियामेंट एंड सेक्रेटेरिएट भी कहा गया है क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी थी इस टाइम की। तो हमने ये जाना कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। राधिका ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। जिनके माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आया, ये जाने कि मतलब ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। और मेरी गलती थी कि मैंने आपको ये बताया नहीं कि 4 मेंबर रेगुलेटिंग एक्ट में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट हुए थे। आई एम सॉरी उसके लिए। लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि 1+4 की ही बॉडी को कहा गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल। आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे। या अब हमारा आज का टॉपिक जो है एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, पिट्स जो थे उनका मतलब वो एक पर्सन का नाम था। तो ब्रिटेन में विलियम पिट्स थे। उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस से कहा कि इस बार आप इंडिया में जाइए, आपका मतलब गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंटमेंट होगा। बट उनके 2 डिमांड थे। 2 डिमांड क्या थे, एक सिविल डिमांड था, एक कौन सा, मिलिट्री डिमांड था। तो सिविल डिमांड में ये था कि जो क्या नाम है, गवर्नर जनरल की वो होती है, पावर होती है, उसके ऊपर ओवरराइड होनी चाहिए। किसके ऊपर, काउंसिल्स के ऊपर। गवर्नर जनरल्स पावर ओवर राइड
द डिसीजन ऑफ काउंसिल्स इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में गवर्नर जनरल की जो पावर थी वो ओवरराइड होनी चाहिए, किसके ऊपर? काउंसिल्स के ऊपर। एंड मिलिट्री डिमांड ये थी कि कमांडर इन चीफ बनना था उनको, कमांडर इन चीफ बनना था। कमांडर इन चीफ मतलब होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया में एक मिलिट्री थे, ब्रिटिश मिलिट्री जो थे इंडिया में, उसके हेड बनना था उनको। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं हम, लॉर्ड कॉर्नवालिस हु वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल, ये अलग है, गवर्नर जनरल हैड टू डिमांड्स। अब आपको मैंने बता ही दिया है, एक सिविल डिमांड, एक मिलिट्री डिमांड। अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनकी 2 डिमांड्स क्या थे? एक सिविल डिमांड थे, एक मिलिट्री डिमांड थी। जो सिविल डिमांड थी ये था कि गवर्नर जनरल का जो पावर था वो काउंसिल्स के ऊपर ओवर राइड होना चाहिए, किसमें? स्पेशल केसेस में। और कमांडर चीफ बनना चाहते थे, जो ब्रिटिश मिलिट्री थे यहाँ पर इंडिया में, उसके हेड बनना चाहते थे। इसी टाइम ये एक्ट जो था, इसी को पूरा करते करते ये एंड हो चुका था। नेक्स्ट एक्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसको कल रिवीजन करवा दूँगी। चार्टर मैं ये आज इसलिए इतना पढ़ा रही हूँ, ये आज टॉपिक लंबा चलेगा, एक और टॉपिक पढ़ाऊँगी, क्योंकि आज ये बहुत छोटा हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको आज यहाँ पे एंड नहीं करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि 1600 में क्या नाम है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में फॉर्म्ड हुई थी। तो हमने आपको 1600 में बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड हुई थी, इंडिया में आई थी 1608 में। तो लगभग अभी आप देखिए 1793 का एरा चल रहा है, 3 टाइम मतलब 1793 चल रहा है, 200 ईयर हो गए, अप्रॉक्स 200 ईयर हो गए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर काम करते करते, ट्रेड करते करते। तो यहाँ पर अब वहाँ पे जो ब्रिटेन में और कंपनी थी वो चाहती थी हमें भी चांस दिया जाए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे 200 ईयर तक ही काम कर रहा है लगातार, अभी भी और काम करना चाह रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा था। अब जो प्रॉफिट कमा रहा है कौन जाना चाहेगा वहाँ से। लेकिन जब ब्रिटेन देख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रहा है, तो और भी वो चाहते थे कि हम भी जाएँ, हम भी इंडिया में प्रॉफिट कमाएँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक्सटेंड हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली इन विथ इंडिया एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर। मतलब 20 सालों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था और बढ़ गया इस एक्ट में। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 ईयर ट्रेड मोनोपोली किस एक्ट में बढ़ा था, तो आप बताएंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब यहाँ आप देखिए कि 200 साल तक यहाँ पर कर रहा था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अब यहाँ एक चीज़ और बताऊँगी मैं आपको कि जो कमांडर इन चीफ थे वो गवर्नर जनरल के मेंबर नहीं थे, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल्स के मेंबर नहीं थे। कब तक नहीं थे? जब तक कि उनका अपॉइंटमेंट ना किया जाए। ये कब तक मेंबर नहीं बन सकते इसमें, गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स में। कमांडर इन चीफ वॉज नॉट मेंबर इन गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स। मतलब गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स में तब तक मेंबर नहीं बन सकते अनलेस अपॉइंटेड। जब तक वो अपॉइंट नहीं हो जाते तब तक वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स के मेंबर नहीं बन सकते। कौन? कमांडर इन चीफ। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस बनना चाहते थे, क्या नाम है, कमांडर इन चीफ, उन्हीं की बात हो रही है कि वो कब तक मेंबर नहीं बन सकते गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, जब तक वो अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती उनकी। अब यहाँ मैंने ये बताया आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए बढ़ा दी गई है। ये मेंबर नहीं है कमांडर इन चीफ, कब तक? जब तक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो जाएगी। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैंने आपको कल ये भी बताया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था? पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए बनाया गया था, पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए बनाया गया था। ये ब्रिटेन में बैठता था, तो इनको सैलरी भी दी जाती होगी, सैलरी दी जाती थी इनको और इनके स्टाफ को।
तो इनके स्टाफ को और इनको सैलरी कहाँ से दी जाती थी? इंडियन रेवेन्यू से दिया जाता था। इंडियन रेवेन्यू से ही इनको सैलरी दी जाती थी। जो ब्रिटेन में बैठा हुआ है लेकिन इनको सैलरी दी जाती थी क्या नाम है, इंडियन रेवेन्यू से ही पेड की जाती थी। और यहाँ पे क्या नाम है, आपको मैंने बताया था यहाँ पे अभी गवर्नर जनरल के जो पावर्स थे ओवरराइड होने चाहिए किस पे? काउंसिल्स पे। कौन डिमांड किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिमांड किया था। कब? एक्ट ऑफ 1786 में। यहाँ पे फर्दर ये चीज़ आगे चलता रहता है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स के ऊपर ये चीज़ आगे गवर्नर जनरल का जो पावर था काउंसिल्स के ऊपर चलता रहता है, ना कि गवर्नर जनरल बल्कि उनके गवर्नर प्रेसिडेंसीज़ में भी ये चीज़ चला आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले ही बताया कि नेक्स्ट इसके पहले वाले टॉपिक में जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की 20 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की एबॉलिश कर दी गई थी एक्सेप्ट फॉर टी विथ इंडिया के साथ इनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको एबॉलिश कर दी गई थी, लेकिन चाइना के साथ इनका कंटिन्यू चल रहा था अभी। तो पहले इतना हम लिख लेते हैं, एबॉलिश्ड ट्रेड मोनोपोली। हाँ, तो मोनोपोली मतलब क्या होता है? मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। जैसे कि हम किसी भी रीजन में अकेले ही किसी भी चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं, और मेरा एका ही अधिकार क्योंकि मैं अकेली हूँ तो उसी को कहते हैं मोनोपोली। एका अधिकार मतलब होता है मोनोपोली। तो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, abolished trade monopoly of East India Company in India except for tea। जो टी थी वो ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा प्रिय था, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो यहाँ पे छोड़ दिया गया। इन्होंने बहुत कहा तभी इनको एक्सेप्ट फॉर टी के लिए ही छोड़ा गया, नहीं तो ये तो पूरा ही करने वाले थे। एबॉलिस्ट ब्रिटेन वाले परेशान हो गए थे कि भाई यही अकेला कंपनी है क्या, और सारी भी कंपनी है, सबको चांस मिलना चाहिए। इन्होंने 200 सालों तक किया। कब किया था? 1793 में मैंने आपको बताया था कि 200 साल इनका कंप्लीट हो गया था। फिर भी उसमें भी 20 साल बढ़ा दिया गया, 20 साल बढ़ा दिया। और सोचिए अब कितना हो गया, 200 साल फिर 20 साल और बढ़ा दिया। फिर भी इनको टी के लिए भी छोड़ा गया है। जो और सारी थी मतलब इंडिया के साथ जो कर रहे थे, स्पाइसेस का कर रहे थे, कॉटन सिल्क, इसके साथ जो इंडिया के साथ कर रहे थे और सारी जो ट्रेड थी उसको सब एबॉलिश कर दिया गया था। टी को बस ये कर सकते थे इंडिया के साथ, लेकिन चाइना के साथ इनका कंटिन्यू था ट्रेड मोनोपोली विथ चाइना, स्टिल कंटिन्यू। अब मैंने आपको ये बताया कि ट्रेड मोनोपोली जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का एबॉलिश्ड हो गया था एक्सेप्ट फॉर टी, लेकिन इंडिया के साथ एबॉलिश्ड हुआ था, चाइना के साथ अभी भी इनका ट्रेड मोनोपोली कंटिन्यू ही था। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी ब्रिटिश क्राउन जो था टू हैव सॉवरेनिटी ओवर कंपनी टेरिटरी। कंपनी की जो टेरिटरी थी ब्रिटिश क्राउन का सॉवरेनिटी हो गया था उसके ऊपर पूरी तरह से। और यहाँ पे इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशंस को भी स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया गया था, मतलब करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, ब्रिटिशर ने। ब्रिटेन वाले कह रहे थे भैया अब जाओ अपना भी तो कुछ विस्तार करो, अपने क्या कहते हैं लैंग्वेज का विस्तार करो, अपने एजुकेशंस का विस्तार करो। तो यहाँ पर ये आए और अपने लैंग्वेजेस का, अपनी चीज़ों का विस्तार करने लगे, वेस्टर्न एजुकेशन का विस्तार करने लगे। और इनका ही प्रॉफिट था, सब लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो इनका ही तो प्रॉफिट रहेगा, ईजिली इनके हेल्प हो जाएगी। और ये वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरियों को भी यहाँ पर अलाउड कर दिए थे, मतलब क्रिश्चियनिटी भी यहाँ पर अलाउड हो गई थी। दे आल्सो अलाउड local government to impose tax on person and punished them for non-payment of taxes। मतलब इन्होंने अलाउड कर दिया था किसको, लोकल गवर्नमेंट को टैक्स इम्पोज करने के लिए पर्सन के ऊपर, लेकिन अगर जब वो पेमेंट नहीं करते थे तो उनको पनिश भी किया जाता था। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।